हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी होम गार्ड की वन लाइनर सीरीज का स्पेशल टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आज के सत्र की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से करते हैं। जरा सोचिए, हमारे घरों से निकलने वाला साधारण सा कचरा और हमारे सिर से 50 किलोमीटर ऊपर की शांत हवा, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम केवल कुछ तथ्यों को नहीं रटेंगे, बल्कि उस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये पूरी पृथ्वी काम करती है। मेरे पास यहाँ जो सीरीज है उसमें पहला सवाल है, प्रश्न 1, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? सही उत्तर है सभी जीवित प्राणी। और इसी के साथ प्रश्न 2, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं? सही उत्तर है निर्जीव तत्व। बिल्कुल। देखिए, जब हम जैविक और अजैविक की बात करते हैं ना, तो ये असल में जीवन और उस जीवन को सहारा देने वाले मंच की बात है। बिना मिट्टी या हवा के कोई भी प्राणी कैसे जिंदा रहेगा? एकदम सही। और इंसान के इसी दखल को मापने के लिए एक सिस्टम भी बना था। मैं आगे पढ़ता हूं। प्रश्न 3, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का सिद्धांत पहली बार कब पेश किया गया? सही उत्तर है 1969 USA द्वारा। और फिर कचरे को लेकर है। प्रश्न 4, जैव निम्नीकरण कचरे के उदाहरण क्या हैं? सही उत्तर है घरेलू कचरा, कागज। हाँ, ये जो 1969 का पर्यावरण प्रभाव आकलन है ना, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। पहली बार आधिकारिक तौर पर ये माना गया कि हमारे विकास की कीमत प्रकृति चुका रही है। अच्छा, तो इसी कीमत को कम करने के लिए कुछ तरीके भी निकाले गए, जैसे यहाँ लिखा है। प्रश्न 5, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 78%। और इसे बचाने के लिए प्रश्न 6, फ्री आवर्स का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है R, रिड्यूस, कम करना, R, रीयूज, पुनः उपयोग, R, रीसाइकल, पुनर्चक्रण। और पता है, ये 3 Rs का सिद्धांत असल में प्रकृति की ही नकल है। प्रकृति में कुछ भी कचरा नहीं होता। हाँ, सब कुछ साइकिल होता रहता है। वैसे गैसों की बात करें तो अगला सवाल है प्रश्न 7, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 21%। और मौसम को मापने के लिए प्रश्न 8, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बहुत जरूरी है क्योंकि ये हवा की नमी मापता है, जिससे हमारा मौसम तय होता है। बिल्कुल। और ये मौसम बनता कहाँ है, इस पर भी सवाल है। देखिए, प्रश्न 9, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही उत्तर है क्षोभ मंडल। और इसीलिए प्रश्न 10, सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी, तूफान कहाँ होती हैं? सही उत्तर है क्षोभ मंडल। हाँ, इसे एक बहुमंजिला इमारत की तरह समझिए। सबसे निचली मंजिल यानी क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा भीड़ है। बादल, बारिश, तूफान सब यही हैं। अरे वाह, ये उदाहरण बढ़िया है। तो फिर ऊपर की मंजिलों का क्या? यहां लिखा है प्रश्न 11, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? सही उत्तर है समताप मंडल। और प्रश्न 12, जेट विमान और वायुयान किस परत में उड़ते हैं? सही उत्तर है समताप मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल है। वहां मौसम एकदम शांत होता है, इसीलिए जेट विमान वहां उड़ते हैं ताकि यात्रा में झटके ना लगे। समझ गया। लेकिन इसके ऊपर जाने पे चीजें बदल जाती हैं। प्रश्न 13, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सही उत्तर है मध्यमंडल। और इसी वजह से प्रश्न 14, उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? सही उत्तर है मध्यमंडल। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि सूरज के करीब जाने पर परत ठंडी हो रही है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। दरअसल क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से गर्मी सोखता है, लेकिन मध्यमंडल के पास गर्मी सोखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वहां का तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है। अच्छा, तो अब उस परत की बात करते हैं जो हमारी रक्षा करती है। प्रश्न 15, ओजोन गैस की खोज किसने और कब की? सही उत्तर है क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोनबाइन, 1839। प्रश्न 16, ओजोन को किस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं? सही उत्तर है O3। हाँ, ओजोन यानी O3, ये परत सच में एक एक रक्षक की तरह काम करती है। बिल्कुल, स्रोत में भी यही है। प्रश्न 17,
किसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? सही उत्तर है ओजोन। प्रश्न 18, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। और अगर ये किरणें आ जाएं तो? प्रश्न 19, पराबैंगनी किरणों से मानव में कौन से रोग हो सकते हैं? सही उत्तर है चर्म रोग, कैंसर, मोतियाबिंद। ओजोन सिर्फ एक छतरी नहीं है, ये एक रासायनिक स्पंज है जो खुद को तोड़कर घातक किरणों को सोख लेता है और फिर से जुड़ जाता है। लेकिन हमने इस छतरी में भी छेद कर दिया। प्रश्न 20, ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और इस छेद के बारे में पता कैसे चला? प्रश्न 21, ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया? सही उत्तर है जोसेफ फारमन। जोसेफ फारमन ने जब 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ये छिद्र देखा तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। हाँ, और वो जगह भी खास है। प्रश्न 22, ओजोन परत सबसे पतली कहाँ पर है? सही उत्तर है दक्षिणी ध्रुव पर। इसे नापते कैसे हैं? प्रश्न 23, ओजोन मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर है डॉब्सन। बिल्कुल, और अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड और सर्दियों के खास बादलों के कारण ही दक्षिणी ध्रुव पर यह सबसे पतली होती है। और मौसम के साथ ये बदलती भी है। प्रश्न 24, ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है बसंत, स्प्रिंग। प्रश्न 25, ओजोन परत सबसे कम मोटी किस ऋतु में होती है? सही उत्तर है शरद, ऑटम। प्रश्न 26, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 सितंबर। तो ये सब पर्यावरण और जीवों के इसी जटिल रिश्ते का हिस्सा है। जी, और इसी रिश्ते को एक नाम दिया गया। प्रश्न 27, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है अर्नस्ट हैकल। और फिर प्रश्न 28, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है A.G. टॉन्सले। हाँ, हैकल ने शब्द दिया और 1935 में टॉन्सले ने समझाया कि ये एक पूरा व्यवस्थित सिस्टम है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण नाम आते हैं। प्रश्न 29, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? सही उत्तर है यूजीन ओडम। प्रश्न 30, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है रामदेव मिश्र। प्रश्न 31, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले किसने दिया? सही उत्तर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन का ये पिरामिड वाला विचार बहुत दिलचस्प है, जहां खाने और खाए जाने की एक श्रृंखला चली है। पिरामिड के आकार पर यहाँ कुछ सवाल हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, प्रश्न 32, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सही उत्तर है सीधा। प्रश्न 33, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सही उत्तर है सीधा। लेकिन फिर प्रश्न 34, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सही उत्तर है उल्टा। ये उल्टा कैसे हो सकता है? अरे यही तो प्रकृति का असली रहस्य है। समुद्र में जो सूक्ष्म शैवाल है वो बहुत कम समय जिंदा रहते हैं, पर इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं कि बड़ी मछलियां उन्हें खाती रहती हैं और नए आते रहते हैं। इसलिए एक समय पे उनका वजन कम लगता है और पिरामिड उल्टा दिखता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया समझाया आपने। चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर 35, उत्पादक कौन होते हैं? सही उत्तर है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रश्नोत्तर 36, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? सही उत्तर है शाकाहारी, यानी जो सीधे पौधों को खाते हैं। बिल्कुल। और फिर प्रश्नोत्तर 37, द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण दें। सही उत्तर है मेंढक, लोमड़ी। प्रश्नोत्तर 38, उच्च मांसाहारी जैसे शेर, बाज किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर है तृतीयक उपभोक्ता। और अंत में प्रश्नोत्तर 40, प्रकृति के सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है गिद्ध। देखिए, यहाँ गिद्धों की भूमिका बहुत ही अहम है। उनका पेट का एसिड इतना तेज होता है कि वे रेबीज जैसी महामारियों के बैक्टीरिया तक को नष्ट कर देते हैं। हाँ, ये सम्मेलन दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसके बाद कई और सम्मेलन हुए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? सही उत्तर है 5 जून 1972। प्रश्न 41, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? सही उत्तर है स्टॉकहोम सम्मेलन, UNEP की स्थापना। हाँ, ये सम्मेलन दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसके बाद कई और सम्मेलन हुए। प्रश्न 42, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 किस सागर की सुरक्षा के लिए था? सही उत्तर है बाल्टिक सागर। प्रश्न 43,
ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कौन सा था? सही उत्तर है वियना सम्मेलन 1985। और इसी वियना सम्मेलन की नींव पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बना। जी, जो कि अगले सवालों में है। प्रश्न 44, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए? सही उत्तर है सितंबर 1987। प्रश्न 45, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है ओजोन का संरक्षण। और ये बहुत बड़ी सफलता थी। आज ओजोन का छिद्र धीरे धीरे भर रहा है। ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 46, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो। प्रश्न 47, रामसर समझौता किससे संबंधित है? सही उत्तर है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। प्रश्न 48, रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है 2 फरवरी 1971 ईरान में रामसर नामक स्थान पर। और ये सब कॉप के अंतर्गत होता है? हाँ, जिसका पूर्ण रूप अगले सवाल में है। प्रश्न 49, कॉप का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब भारत के उन नायकों की बात करते हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए लगा दिया। प्रश्न 50, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं जिन्हें टाइलर पुरस्कार मिला? सही उत्तर है MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी का काम सिर्फ फसल बढ़ाना नहीं था, उन्होंने अकाल से जूझते भारत को खाद्य सुरक्षा दी थी। बिल्कुल। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो प्रश्न 51, किस पुरस्कार को मुख्य रूप से ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? सही उत्तर है विटली गोल्ड अवार्ड। प्रश्न 52, ग्रीन नोबेल पुरस्कार, ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? सही उत्तर है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये पुरस्कार उन लोगों को मिलते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जैसे कि हमारे अगले नायक। प्रश्न 53, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजेंद्र सिंह। प्रश्न 54, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सलीम अली। राजेंद्र सिंह जी ने तो राजस्थान के सूखे गांव में पारंपरिक जोहड़ तकनीक से सूखी नदियों में फिर से पानी ला दिया था। कमाल का काम है। और ये देखिए प्रश्न 55, फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जादव पायेंग। प्रश्न 56, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम। जादव पायेंग की कहानी तो किसी फिल्म जैसी है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र के एक बंजर द्वीप पर अकेले पेड़ लगाना शुरू किया और पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर दिया। अकेले इंसान की ताकत का क्या बेहतरीन उदाहरण है। कुछ और नाम है। प्रश्न 57, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कैलाश सांखला। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही उत्तर है वर्गीस कुरियन। प्रश्न 59, वन महोत्सव के जनक कौन है? सही उत्तर है KM मुंशी। और जब यही इच्छा शक्ति एक जन आंदोलन बनती है तो इतिहास रचा जाता है। बिल्कुल, जैसे कि प्रश्न 60, बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है अमृता देवी बिश्नोई। प्रश्न 61, चिपको आंदोलन 1973 कहां शुरू हुआ था? सही उत्तर है चमोली, उत्तराखंड। 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी और बिश्नोई समाज का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरण बलिदान है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ऐसे और भी आंदोलन हुए। प्रश्न 62, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है केरल। प्रश्न 63, एपिको आंदोलन 1983 कहां हुआ था? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 64, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है एपिको। प्रश्न 65, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है सरदार सरोवर बांध का विरोध। ये सारे आंदोलन इसी बात को रेखांकित करते हैं कि विकास के नाम पर हम पर्यावरण को कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। और इसी चोट और प्रदूषण को रोकने के लिए कई संस्थाएं बनी। प्रश्न 66, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 67, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? सही उत्तर है IUCN। देखिए, ये रेड डेटा बुक असल में एक वैश्विक अलार्म है जो बताता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। हाँ? और पर्यावरण के अन्य संगठन भी हैं। प्रश्न 68, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है
नैरोबी, केन्या। प्रश्न 69, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर है विशाल पांडा। प्रश्न 70, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1974। हाँ, और भारत में प्रदूषण नापने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका भी विकसित किया गया। सही कहा। प्रश्न 71, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किसने विकसित किया? सही उत्तर है IIT कानपुर। प्रश्न 72, AQI में कितने प्रदूषकों को मापा जाता है? सही उत्तर है 8। ये सूचकांक 8 प्रदूषकों को नापकर आम आदमी को बताता है कि हवा कितनी जहरीली है। और इसे रोकने के कानून भी हैं। प्रश्न 73, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सही उत्तर है 1972। प्रश्न 74, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? सही उत्तर है 1974। प्रश्न 75, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर है 1986। प्रश्न 76, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT एक्ट कब आया? सही उत्तर है 2010। हाँ, ये कानून बहुत जरूरी थे क्योंकि प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत भयानक हैं। हाँ, यहाँ कुछ बीमारियों का जिक्र है। प्रश्न 77, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर है पारा, मरकरी की अधिकता। प्रश्न 88, इटाई रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर है कैडमियम। प्रश्न 79, ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है? सही उत्तर है आर्सेनिक। जापानीज में इटाई का मतलब ही होता है दर्द। कैडमियम से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती थीं कि खांसने से भी टूट जाती थीं। ये सब जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का नतीजा था। बाप रे। और जल प्रदूषण का एक और रूप है। प्रश्न 80, यूट्रोफिकेशन का संबंध किससे है? सही उत्तर है जल प्रदूषण से। प्रश्न 81, जल प्रदूषण का जैव संकेतक किसे माना जाता है? सही उत्तर है डायटम। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ना कि उर्वरकों के बहकर तालाब में जाने से वहां बहुत काई जम जाती है जो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। और फिर एक वो त्रासदी जिसे कोई नहीं भूल सकता। प्रश्न 82, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? सही उत्तर है 2-3 दिसंबर की रात 1984। प्रश्न 83, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। बिल्कुल, और इसी दर्दनाक हादसे के बाद ही 1986 में भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा, जिसे छाता कानून भी कहते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस और मानकों की बात करते हैं जो हमें जागरूक करते हैं। प्रश्न 84, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मार्च। प्रश्न 85, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 अप्रैल। प्रश्न 86, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मई। अरे, इन तीनों तारीखों का क्रम देखिए कितना तार्किक है। पहले जीवन के लिए जल चाहिए तो 22 मार्च, फिर जल कहाँ टिकेगा? पृथ्वी पर, तो 22 अप्रैल। और फिर जब दोनों मिल गए तो जीवन पनपा, यानी जैव विविधता, तो 22 मई। अरे वाह, ये तो याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। आगे देखते हैं। प्रश्न पॉइंट 87, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 जुलाई। अब कुछ मानकों पर सवाल है। प्रश्न पॉइंट 89, एगमार्क किसका मानक है? सही उत्तर है खाद्यान्न की गुणवत्ता का। प्रश्न पॉइंट 89, हॉलमार्क किसकी शुद्धता बताता है? सही उत्तर है सोने की। हाँ, ये शुद्धता के प्रमाण है। अब वनस्पतियों की बारी। प्रश्न पॉइंट 90, पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? सही उत्तर है यूकलिप्टस सफेदा। प्रश्न पॉइंट 91, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है तुलसी। प्रश्न पॉइंट 92, जल का आतंक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जलकुंभी। यूकलिप्टस भूजल को इतनी तेजी से सोखता है कि आसपास की मिट्टी बंजर हो जाती है, इसीलिए इसे शत्रु कहते हैं। और जलकुंभी पानी के प्रवाह को रोक देती है। अच्छा, और जो हमारे फेफड़े हैं, प्रश्न पॉइंट 93, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है अमेज़न वन। प्रश्न पॉइंट 94, ताजमहल के बदरंग होने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन प्रदूषण का ही एक सीधा असर है। और खेती और पशुपालन से भी गैसें निकलती हैं। प्रश्न 95, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है मीथेन। प्रश्न 96, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है?
सही उत्तर है मीथेन। हाँ, और मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। अब हम वन्य जीवों और उनके घरों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 97, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? सही उत्तर है 1992। प्रश्न 98, प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ खोला गया था? सही उत्तर है देहरादून। और आपको पता है, इस वन स्कूल की स्थापना डाइट्रिच ब्रैंडिस ने की थी, जो भारतीय वानिकी के पितामह हैं। बहुत खूब। हाथियों पर कुछ सवाल हैं यहाँ। प्रश्न 99, एशियाई हाथियों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? सही उत्तर है भारत। प्रश्न 100, वर्तमान में भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? सही उत्तर है 33। प्रश्न 101, भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर है तराई एलिफेंट रिजर्व, यूपी। भारत में एशियाई हाथियों की 60% आबादी है, और हाथी सिर्फ बड़े जानवर नहीं, वो इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। हाँ, वो जंगलों में रास्ता बनाते हैं। प्रश्न 102, सर्वाधिक हाथियों वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 103, हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? सही उत्तर है 2010। और इन्हें बचाने के लिए ही माइक कार्यक्रम भी है। जी। प्रश्न 104, माइक कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। प्रश्न 105, भारत का सबसे पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? सही उत्तर है सिंहभूम, झारखंड। प्रश्न 106, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 अगस्त। प्रश्न 107, हाथियों की जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों में की जाती है? सही उत्तर है 5 साल में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाघों की गणना हर 4 साल में होती है, पर हाथियों की 5 साल में, क्योंकि उनका जीवन काल लंबा होता है और वे बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। सही कहा। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। प्रश्न 108, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? सही उत्तर है 18। प्रश्न 109, भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व योजना कब शुरू की थी? सही उत्तर है 1986। प्रश्न 110, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सही उत्तर है 1971। ये MAB कार्यक्रम इंसान और प्रकृति के उनके सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। और भारत भी इसका हिस्सा है। प्रश्न 111, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल हैं? सही उत्तर है 12। प्रश्न 112, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सही उत्तर है नीलगिरी। प्रश्न 113, भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है पन्ना, MP। नीलगिरी अपनी बहुत ही खास जैव विविधता के लिए मशहूर है। हाँ, और उसे मान्यता भी सबसे पहले मिली। प्रश्न 114, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का पहला रिजर्व कौन सा था? सही उत्तर है नीलगिरी, 2000 में। अब इनके आकार की बात करें। प्रश्न 115, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर है कच्छ, गुजरात। कुछ, गुजरात। प्रश्न 116, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर है डिब्रू-सैखोवा, डिब्रू-साखोवा, जो कि असम में है। जी। प्रश्न 117, भारत का पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और इनकी बनावट कैसी होती है? प्रश्न 118, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर है 1 कोर, 2 बफर, 3 संक्रमण। इसे एक VIP सुरक्षा घेरे की तरह समझिए। अंदर का कोर पूरी तरह जानवरों के लिए, बीच का बफर शोध के लिए, और सबसे बाहरी संक्रमण क्षेत्र में स्थानीय लोग खेती करते हैं। बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है। प्रश्न 119, नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सही उत्तर है मेघालय। प्रश्न 120, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सही उत्तर है सिक्किम। देखिए, स्रोत के अनुसार हम सीधे अब 124 पर चलते हैं। प्रश्न 124, फौना और फ्लोरा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है फौना जीव जंतु, फ्लोरा वनस्पति। बिल्कुल। प्रश्न 125, कच्छ का रण वन्यजीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस।
प्रश्न 126, भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी थीं? सही उत्तर है चिल्का झील और केवलादेव, 1981। देखिए, रामसर साइट्स जो होती हैं ना, ये प्रकृति के गुर्दे यानी किडनी की तरह काम करती हैं। ये बाढ़ का पानी सोखती हैं और पानी को साफ भी करती हैं। और भारत में इनकी संख्या भी अच्छी है। हाँ, छारी ढांड तो मौसमी रूप से पानी से भरता है और हजारों राजहंसों का घर बन जाता है। अद्भुत। प्रश्न 130, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 फरवरी। प्रश्न 131, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सही उत्तर है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 132, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सही उत्तर है रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 133, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? सही उत्तर है 11। सुंदरवन का मैंग्रोव जंगल तूफानों से बंगाल को बचाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बाघ संरक्षण पर आते हैं। प्रश्न 134, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है अप्रैल 1973। प्रश्न 135, भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? सही उत्तर है 4 साल। पहली 2006। पहले इनके पैरों के निशानों से गणना होती थी, पर अब आधुनिक कैमरा ट्रैप से हर बाघ के धारियों को स्कैन करके सटीक पहचान की जाती है। तकनीक का बढ़िया इस्तेमाल। प्रश्न 136, भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा घोषित किया गया है? सही उत्तर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 137, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू हुई? सही उत्तर है बांधवगढ़, एमपी। अब कुछ उद्यानों के क्षेत्रफल की बात करें। प्रश्न 138, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है हेमिस, लद्दाख, जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है। ये वास्तव में विज्ञान के एक चमत्कार है। यहाँ फुम्दी पाई जाती हैं जो मिट्टी और जैविक पदार्थों का तैरता हुआ द्रव्यमान है, और यहीं वो दुर्लभ संगाई हिरण मिलता है जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। प्रश्न 142, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है छाता कानून, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। प्रश्न 143, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1992। प्रश्न 144, भारत में सबसे अधिक तितली विविधता वाला प्रमुख क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल। अरुणाचल के उस क्षेत्र में प्रकृति की विविधता सच में कमाल की है। बिल्कुल। हमारे आखिरी कुछ सवाल हैं। प्रश्न 145, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? सही उत्तर है सतपुड़ा। प्रश्न 146, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का कोई एक उदाहरण बताइए। सही उत्तर है धान का खेत। प्रश्न 147, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाँ, और धान का खेत इस बात का उदाहरण है कि इंसान भी पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित कर सकता है। सही बात है। प्रश्न 148, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मई। प्रश्न 149, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ये ग्रीन मफलर एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हाईवे के किनारे पेड़ों की घनी पंक्तियां लगाई जाती हैं जो भारी आवाजों को सोख लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में मफलर हमारे कानों को बचाता है। बहुत ही रोचक उदाहरण है। और आज के सत्र का अंतिम सवाल, प्रश्न 150, 2002 का जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका।